ये कहानी है मायापुर की रहने वाली सविता की। पूरा मोहल्ला उसे सविता भाभी के नाम से बुलाता है और उनका जबरदस्त आशिक है। वो भी क्यों ना, सविता भाभी ने अपनी अदाओं से सभी के दिल पर जादू जो चला रखा है। वो जिधर से भी गुजरती, उनकी अदाओं को देखकर सभी के मुंह से आहें भरते हुए एक ही बात निकलती, सविता भाभी को फुर्सत में बनाया गया है। आज सुबह सुबह सविता भाभी ऐसे तैयार हो रही थी जैसे कि उन्हें किसी शादी में जाना हो। उसके पति आलोकनाथ ने जब उसे इस तरह से तैयार होते देखा तो उसने उसे टोक भी दिया। अरे, इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? पास वाले जनरल स्टोर तक ही तो जाना है। आलोकनाथ की बात सुनकर सविता भाभी ने उसे घूर कर देखा और कहा, आप ज्यादा चबड़ चबड़ मत करो और मुझे मत सिखाओ कि मुझे कितना तैयार होना है कितना नहीं। खुद तो मंदिर के बाहर बैठे भिखारी की तरह रहते हो और चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह ही रहूं। सविता की बात सुनकर आलोकनाथ चुप हो गया। उसके बाद सविता ने सामान की लिस्ट ली और पप्पू जनरल स्टोर की तरफ चल पड़ी। मोहल्ले के वो लोग जो हमेशा उसे ताड़ते रहते थे, उसे देखते ही उसे सुनाते हुए बोले, आज तो सुबह सुबह ही सविता भाभी के दर्शन हो गए, पूरा दिन शानदार गुजरेगा। सविता भाभी उन लोगों की बातों को मुस्कुराते हुए सुन रही थी और पप्पू जनरल स्टोर की ओर बढ़ती चली जा रही थी। वो जनरल स्टोर पहुंची और मुस्कुराते हुए दुकान मालिक से कहा, गुड मॉर्निंग। अपने बही खातों में उलझे पप्पू ने जब सविता भाभी की आवाज सुनी तो अपने गंदे दांतों को निपोड़ते हुए उससे कहा, आज तो वाकई गुड मॉर्निंग हो गई सविता भाभी। सविता ने उसकी बातों का जवाब अपनी कातिलाना मुस्कुराहट से दिया। फिर सविता ने पप्पू जनरल स्टोर वाले को अपने साथ लाई सामानों की लिस्ट दी और उससे कहा, पप्पू भैया जरा मेरा सामान जल्दी से पैक कर दो, उनको ऑफिस जाना है। अरे सविता भाभी, भैया मत बोलिए, पप्पू बोलिए ना, अच्छा लगता है। अरे वही पप्पू जी। जी नहीं, सिर्फ पप्पू। अच्छा बाबा पप्पू। आय हाय सविता भाभी, आपके मुंह से अपना नाम सुनकर कुछ कुछ होने लगता है। उसकी बातों को सुनकर सविता खिलखिलाकर हंस पड़ी। सिर्फ कुछ कुछ ही होता है पप्पू जी। सविता ने ये बात इस अंदाज में और लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा कि पप्पू झेंप सा गया और सविता से कहा, सविता भाभी, मैं घर पर भी डिलीवरी देता हूँ, अगली बार से सिर्फ कॉल कर दीजिएगा, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। बंदा? मेरा मतलब है आपका सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। फिर पप्पू ने सारा सामान उन्हें दिया और 4000 रुपए का बिल सविता को थमा दिया। बिल देखकर सविता ने कहा कि क्या पप्पू जी, आपने कोई छूट नहीं दिया क्या? आपको तो पता है मैं आपकी परमानेंट ग्राहक हूँ। अरे ऐसा नहीं है सविता भाभी, मैंने तो आपको पूरी छूट दी है। वो क्या है ना कि पूरे 4 महीने का बिल है ना, इसलिए इतना अधिक है। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा, इसे भी लिख लीजिए, अगले महीने सारा क्लियर कर दूंगी। सविता की बात सुनकर पप्पू उसकी तरफ घूर कर देखने लगा तो सविता ने कहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पप्पू जी? प्रॉब्लम? अरे नहीं नहीं। सविता ने अपना सामान उठाया और फिर से एक कातिलाना मुस्कान देती हुई वहां से चली गई। ये उसकी अदाओं का जलवा ही था कि पूरे 1 साल से वो बिना किराया दिए ही किराए के मकान में रह रही थी। पिछले शनिवार को भी जब मकान मालिक उदय चंद्र किराया मांगने गया तो, क्या उदय चंद्र जी, मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही आपको छोड़कर? आई मीन आपके मकान को छोड़कर। अरे सविता जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, वो तो मैं इधर से गुजर रहा था तो इस तरफ भी आ गया। ये सुनकर सविता ने अपना हाथ धीरे से उदय चंद्र के हाथों पर रख दिया और तेज आहें भरती हुई बोली, हाँ क्या उदय चंद्र जी, आप बिना बड़े मतलबी हैं, इधर से गुजर रहे थे तो आए, कभी मन बनाकर भी आइए, हमें तो आपका इंतजार रहता है। सविता की बात सुनकर 3 बच्चों के पिता उदय चंद्र का दिल भी किसी फुटबॉल की तरह उछलने लगा। वो उस दिन भी बिना किराए लिए सविता के यहाँ से वापस चले गए।
इस तरह ना जाने कितने लोगों से सविता ने बिना पैसे दिए अपना काम निकाल लिया था। उसका पति जो बहुत ही सीधा था और मामूली तनख्वाह पर नौकरी करता था, उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन सविता ने उसे पूरी तरह दबा कर रखा हुआ था। एक दिन की बात है, आलोकनाथ रात को अपने ऑफिस से लौट रहा था तो उसको मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से फोन आया। हेलो, आलोकनाथ जी बोल रहे हैं? जी, आप कौन? अरे आलोकनाथ जी, नाम में क्या रखा है? वो आपसे एक काम था। जी कहिए ना। उसके बाद उस आदमी ने जो कहा उसे सुनकर आलोकनाथ को ऐसा लगने लगा कि वो कहीं जाकर अपना सिर पटक ले। बार बार उसके कान में उस आदमी की वही बात गूंज रही थी। अरे शर्माइए मत आलोकनाथ जी, खुलकर बोलिए ना, क्या है आपकी बीवी का रेट? देखिए, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूं और आप हैं कि मेरी पत्नी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? पूरे मोहल्ले में आपकी बीवी की अदाओं के चर्चे हैं। अरे हम तो सिर्फ उन अदाओं की कीमत पूछ रहे हैं। आलोकनाथ क्या जवाब देता, उसने फोन काट दिया। उस दिन के बाद तो कोई ना कोई उसके फोन पर कॉल करता और उसकी पत्नी का रेट पूछता। एक दिन तो मोहल्ले का एक आदमी जिसका नाम अमर था, उसने सामने से ही आलोकनाथ से ये बात पूछ दी। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं अमर जी? भला इस तरह की बात कोई करता है क्या? आपको पता नहीं हम लोग कितने सीधे साधे लोग हैं? अरे किस बात पर इतना भड़क रहे हैं आप? हैं, मैंने ऐसा क्या गलत पूछ लिया? पूरे मोहल्ले के लोगों के साथ आपकी बीवी गुलछर्रे उड़ाती है, ये बात आपको पता नहीं है क्या? बड़े आए सीधे साधे लोग हैं। आलोकनाथ का सिर शर्म से जमीन में गड़ गया। उस दिन उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए, वो अपनी पत्नी से इस बारे में जरूर बात करेगा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से इस बारे में कहा और ये भी बताया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसकी बातों को सुनकर सविता चिढ़ गई। आप भी ना बड़े नैरो माइंड के हो। अरे औरत किसी से हंसकर बात कर ले तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया? सविता, बात यह नहीं कि तुमने हंसकर बात की, बात यह है कि तुम्हारी हंसी का क्या मतलब लगाया जा रहा है। जिसको जो मतलब लगाना है लगाने दो। और हाँ, मेरी इस हंसी के कारण पूरे 1 साल से बिना किराया दिए इस घर में रह रहे हो। राशन वाले को राशन का पैसा नहीं देना पड़ता, दूध वाला भी फ्री में दूध दे रहा है। अगर मैं इस तरह ना हंसू बोलूं तो तुम्हारी मरियल तनख्वाह में तो सूखी रोटी भी नसीब ना हो, और छत की बात तो दूर ही समझो। सविता, जिसकी जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। माना कि मैं कम कमाता हूं, लेकिन इतना भी कम नहीं कमाता कि तुम्हें पेट भर ना खिला सकूं। प्लीज तुम ये सब करना छोड़ दो, इससे तुम्हारी बदनामी होती है। देखिए, आप अपना लेक्चर बंद करिए और मुझे जो करना है करने दीजिए, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। आलोकनाथ अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था। वो उसकी भलाई चाहता था, लेकिन वो तो अपनी धुन में रहती थी। हालांकि उसकी पत्नी ने कभी कोई गलत काम तो नहीं किया था, लेकिन उसकी छवि गलत बन गई थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक दिन उसकी यही छवि उसे कितना शर्मसार करने वाली है। एक दिन जब वो घर में अकेली थी, तभी 2 लोग उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगे। उसने दरवाजा खोला तो 2 अनजान लोगों को दरवाजे पर खड़ा देखा। वे दोनों नशे में थे। यहाँ कोई सविता रहती है क्या? मैं ही हूं सविता, बोलिए क्या काम है? काम तो वही है जो पूरे मोहल्ले के साथ तुम करती हो, बस वो हमें तुम्हारा रेट पता नहीं है। जरा वो बता दो तो काम हो जाएगा। हाँ? उन दोनों लोगों की बात सविता ने जब सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। ये क्या बकवास है? होश में तो हो तुम दोनों? पूरे मोहल्ले को मदहोश कर रखा है और हमें होश में रहने को कह रही हो। ये कहकर वे दोनों सविता से बदतमीजी करने लगे। संयोग से उसी समय आलोकनाथ वहां पहुंचा। उसने उन 2 लोगों को अपनी पत्नी से बदतमीजी करते देखा तो वो उनसे भिड़ गया। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से बदतमीजी करने की? अबे चल चल, बढ़ाया पत्नी का पहरेदार। उन दोनों आदमियों ने आलोकनाथ को बहुत मारा, लेकिन आलोकनाथ भी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी उन दोनों को खूब मारा। एक का तो सिर भी उसने फोड़ दिया। उसने भी गुस्से में आकर आलोकनाथ को चाकू मार दिया। उसके बाद दोनों भाग गए। आलोकनाथ के पेट से खून निकल रहा था। कराहते कराहते वो बेहोश हो गया। सविता ने जब ये देखा तो तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। पूरे 48 घंटे बाद वो होश में आया। जब उसे होश आया तो सविता उसके पैरों के पास बैठी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे।
मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी, अपनी ही मस्ती में मस्त रही, आपका अपमान किया और आपकी बेइज्जती भी कराई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उस बारूद में आग दे रही हूँ जो कल मुझे तो झुलसाएगा ही, आप भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। सविता, जो बीत गई उसे भूल जाओ और नया जीवन शुरू करो, क्योंकि बीते को याद करते रहने से वर्तमान खराब होता है। तुम मेरी पत्नी थी, हो और सदा रहोगी। मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूं और सदा करता रहूंगा। यह सुनकर सविता ने अपने पति को गले से लगा लिया